चलो, अभी हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम प्रस्तावना में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना हम करेंगे। हम बिल्कुल कीवर्ड्स पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्रस्तावना को देखेंगे, उसके बाद जो भी चैप्टर्स हम देखते चले जाएंगे। हम कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में हम पूरे के पूरे एमबीएस को कवर कर लें, ठीक है। तो हमारा सेकेंड लेक्चर है और हम अभी देखेंगे संविधान के सूक्ष्म विश्लेषण। तो हम देखेंगे संविधान के सूक्ष्म विश्लेषण। संविधान हम लिखकर नहीं लाते हैं, संविधान का सूक्ष्म विश्लेषण। ठीक है, संविधान का हम सूक्ष्म विश्लेषण देखेंगे, ठीक है। तो हम किस प्रकार संविधान का सूक्ष्म विश्लेषण कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं संविधान की सूक्ष्म विश्लेषण में। जो संविधान जो है ना, संविधान जो है, आप देखेंगे संविधान जो है तर्क और मूल्य का तार्किक संगम है। मतलब भावनात्मक बौद्धिकता है, तर्क और मूल्य का तार्किक संगम। कितना अच्छा वर्ड दे रखा है, तर्क, तर्क प्लस मूल्य का तार्किक संगम। क्या है? तर्क और मूल्य का तार्किक संगम है। मतलब इसमें भावनात्मक बौद्धिकता दिखता है, बौद्धिकता, ठीक है। ठीक है, तर्क और मूल्य का तार्किक संगम है। दूसरा हम देखेंगे कि इसमें बोला कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ठीक है। ठीक है, एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व, अगर हम सोच विश्लेषण करें तो जब संविधान जो निर्माता है उसने सामूहिक, जो डिस्कशन के तौर पर उसने सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब देखा जाए तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब जो लोकसभा है ना, लोकसभा, लोकसभा जो है वो जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। लोकसभा जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद हम भारत के लोग, हम भारत के लोग स्वीकार किए हैं, अंगीकृत किए हैं। हम भारत के लोग स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम भारत के लोग विविधता में एकता का परिचायक है। विविधता में एकता का, विविधता में एकता का परिचायक है ना, विविधता में एकता का परिचायक है, ठीक है। तो हमारा संविधान विविधता में एकता का परिचायक है। हम भारत के लोग इसको स्वीकार किए हैं, अंगीकृत किए हैं और आत्मार्पित किए हैं। संविधान खुद को अपने आप को लिखता है और खुद को अपने आप को आत्मार्पित कर लेता है। हम सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत हमने बनाया है कि जो संविधान में जो लोकसभा राज्यसभा की बातें की गई है वो सामूहिक उत्तरदायित्व होंगे, ठीक है। तर्क मूल्य और तर्क मूल्य के आधार का जो है तर्क मूल्य का तार्किक संगम है। मूल्य का मतलब होता है जो दर्शन है ना, मतलब जो वैल्यू सिस्टम होते हैं लोग, मतलब जो एक वैल्यू सिस्टम होते हैं। और तर्क में जो तथ्य होते हैं, है ना। तर्क में होता है कि जो मतलब निगेटिव पॉजिटिव को हम देखते हुए हमें इसमें उसका तार्किक संगम, मतलब भावनात्मक बौद्धिकता यहाँ पे दिखाई गया है। उसके बाद हम देखें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित भारतीय चिंतन, है ना। तो भारतीय चिंतन भी दिखाया गया इसमें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भारतीय चिंतन, है ना। राष्ट्रीय इंटरनेशनल से संबंधित भारतीय चिंतन और दर्शन भी दिखता है ना, भारतीय दर्शन भी दिखता है, सामाजिक दर्शन भी दिखता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से क्या आप देखोगे कि मौलिक कर्तव्य, नहीं आप 51 में देखोगे, 51 अनुच्छेद 51 में, ठीक है। अनुच्छेद 51 में बोला गया है कि हम मतलब वैश्विक शांति की स्थापना करने की कोशिश करें, मतलब हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बीच में हम शांति बनाने की कोशिश करेंगे
तो हमारा संविधान खुद शांति की बात करता है, ठीक है। तो हम चिंतन और दर्शन पे चल रहे हैं, ठीक है। स्वनियंत्रित है ना, हमारा संविधान स्वनियंत्रित है, खुद को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, स्वनियंत्रित है, ठीक है, स्वनियंत्रित, स्वनियंत्रित है। ये 368 के तहत कह सकते हैं कि खुद को संशोधित करता रहता है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष में बोला कि भारतीय संविधान की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक वातावरण खुली प्रयोगशाला में शोध अनुसंधान का परिणाम है ना। जो खुली मतलब भारतीय संविधान जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक वातावरण की खुली प्रयोगशाला, सामाजिक आर्थिक राजनीति की खुली प्रयोगशाला में शोध और अनुसंधान का परिणाम है। तो आप इसको इसमें निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। तो संविधान के हमने सूची विश्लेषण किया तो आपको ये चीजें मिला, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना से अच्छे से देखेंगे कि प्रस्तावना में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप ध्यान दें, तर्क और मूल्य का तार्किक संगम भावना बौद्धिकता यहाँ पे दिखता है। सामूहिक उत्तरदायित्व में भारत के लोग इसको स्वीकार की विविधता में एकता का परिचय है, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय चिंतन या दर्शन के बारे में बताया गया और स्वनियंत्रण के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए हमने सूक्ष्म विश्लेषण कर लिया। अब हम चलते हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना में मोटी चीज को हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। और कुछ इसमें हो रहेगा, हम केसेस वगैरह देखेंगे। चलिए प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था प्रस्तावना। अब देखते हैं प्रस्तावना में क्या है। प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना प्रीलिम्स को भी इसको ध्यान रखे बनाना है, ठीक है। इस सारे से फैक्ट्स को हम शामिल करेंगे। तो प्रस्तावना 13 दिसंबर 1947 को है ना, 47 को और 12 जनवरी 1947 को संशोधन के साथ स्वीकार किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत कब किया गया? प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार कब किया गया? तो 26 है 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को हम स्वीकार करते हैं। इसको कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करते हैं। और हम इसको इसी प्रस्तावना को उद्देशिका नाम से, उद्देश्य प्रस्ताव है ना, ये कौन पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। और कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और स्वीकार हमने 22 जनवरी 1947 को किया था, ठीक है। चलिए इसमें नोट क्या है कि उद्देश्य स्वरूप संकल्प में है ना संप्रभु स्वतंत्र दिया गया है, जिसमें संशोधन करके संप्रभु लोकतंत्र शब्द, ये हम नहीं देखेंगे। देखो इसमें बोला संप्रभु लोकतंत्र शब्द को हमने क्या किया? संप्रभु लोकतंत्र को शब्द को हमने संशोधित किया और क्या कर दिया? संप्रभु लोकतांत्रिक शब्द बनाया। तो इसमें कुछ संशोधन जो मतलब जो उद्देश्य में दे रखा था उसमें मैं संशोधन किया, उसमें दे रखा था संशोधन में, चलो इसको नहीं लिखते हैं, अब खुद लिख लेना। बोला गया है कि हम उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ चीज़ें संशोधित किए। कैसे, क्या क्या संशोधित किए? तो संप्रभु लोकतंत्र, संप्रभु स्वतंत्रता दे रखा था, लेकिन मैंने इसको संशोधित किया और संप्रभु लोकतंत्र को मैंने इसमें ऐड किया। तो इस तरह आज हम देखेंगे सारा प्रस्तावना में इसी तरह संप्रभु लोकतंत्र दिखता है, ठीक है। चलो अब बोलता है कि संविधान को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा ने प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया, जिसका कारण था, मतलब क्या कारण था कि संविधान में अंतिम रूप दिया गया प्रस्तावना को। संविधान को क्या कारण था कि संविधान को मतलब प्रस्तावना को संविधान में अंतिम रूप दिया गया? तो देखो क्या कारण था, एक्सेप्ट करने का क्या कारण था, है ना। हमने क्यों एक्सेप्ट किया, है ना, हमने क्यों एक्सेप्ट किया भैया? क्या कारण था कि हमने क्यों एक्सेप्ट किया? तो पहला ये था कि मूल दर्शन और उद्देश्य और लक्ष्यों को संक्षेप में बताता है। मूल दर्शन प्लस लक्ष्य का संक्षेपण, है ना। प्रस्तावना में मूल दर्शन लक्ष्य का संक्षेपण है, ठीक है। संक्षेपण आपको दिखाई देता है। 1947 में
अब प्रस्तावना का महत्व क्या है ना। अब इसको महत्व देखते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो प्रस्तावना का महत्व हम देखते हैं ऐसे, ये लेते हैं। प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो पहला महत्व है कि हिदायतुल्लाह ने बोला था, कौन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और ठाकुर दास भार्गव ने बोला संविधान की आत्मा है ना। तो महत्व क्या है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना जो है वो आत्मा है, क्या है, संविधान की आत्मा है। और संविधान की आत्मा किसने बोला था, तो हिदायतुल्लाह ने बोला था, हिदायतुल्लाह, ठीक है। और प्लस प्लस कौन है, तो भगवान ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव, ठीक है, ठाकुर दास भार्गव, ठीक है। दूसरा है पहचान पत्र, कौन बोला था, नानी पालकीवाला, पहचान पत्र कौन बोला था, नानी पालकीवाला, नानी पालकी वाला पहचान पत्र किसने बोला था, तो नानी पालकी वाला बोला था। और इसमें इसमें जो है बोला एक पहचान पत्र है, महत्व क्या है, तो ये आत्मा है संविधान का पहचान पत्र है ना, नानी पालकी वाला ने बोला था। और ये जो है इस संविधान की संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, ठीक है, संस्था, संवैधानिक संस्था, संस्था अन्य संगठन है ना, अन्य संगठन, अंश क्या करता है, इस संवैधानिक संस्था और संगठन का है ना गठन, उद्देश्य प्लस मूल्य, ठीक है, मूल्य को बताता है, निर्धारित करता है, स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। देश की आकांक्षाओं, देश की आकांक्षाओं प्लस देश की आकांक्षाओं और लक्ष्यों का प्रतिबिंब करता है, लक्ष्यों का प्रतिबिंब, ठीक है। मतलब देश क्या, उसमें देश की क्या आकांक्षा थी कि समता हो, समानता हो, धर्मनिरपेक्षता हो, जो संविधान में दिया रखा है वही हमारा लक्ष्य आज भी है और आवश्यकता भी हमारे समाज की ही है, कि हमारे समाज की आवश्यकता है कि हमारी समाज की आकांक्षा भी है, आवश्यकता भी है और हमारा लक्ष्य भी है, उसी का प्रस्तावना प्रतिबिंब करता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बोलता है कि संविधान में कौन कौन से तत्व दे रखे, तो तत्व के पर आधार बात करें, संविधान का प्रस्तावना का तत्व है ना, प्रस्तावना का तत्व देखते हैं। तो उस प्रस्तावना का तत्व दे रखा है स्रोत, ठीक है, प्रकृति, उद्देश्य और लक्ष्य, तिथि, स्रोत, उद्देश्य, लक्ष्य, तिथि और क्या है, तिथि और क्या है, प्रकृति, ये हमारा तत्व है, ठीक है। इसी के आधार पर जो हमारा वो प्रस्तावना लिखा गया, जो हम लोग की प्रस्तावना है संविधान की, उस स्रोत के बारे में बताया, उद्देश्य हमारा लक्ष्य क्या है और तिथि और प्रकृति क्या है हमारे संविधान का, ये बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब देखते हैं समाजवाद क्या है, ठीक है। समाजवाद क्या है, तो समाजवाद के बारे में देखते हैं। तो हमारा समाजवाद लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य। अच्छा स्रोत क्या हो सकता है इसमें, तो स्रोत हो सकता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग ठीक है। उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना,
हमारा लक्ष्य हो सकता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इशारा हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना हमारा उद्देश्य है। प्रकृति क्या है ना, प्रकृति क्या है तो आप नेक्स्ट में हम बताएंगे प्रकृति क्या है इसका, ठीक है। चलो अब हम हमारा पहला जो टर्म्स आता है उद्देश्य में, तो पहला टर्म्स आता है हमारा समाजवाद, ठीक है। तो हम समाजवाद को देखते हैं, समाजवाद के बारे में क्या दे रखा है ना, समाजवाद के बारे में दे रखा क्या है, ठीक है। तो समाजवाद के बारे में दे रखा है। अब यहाँ पे बोलता हूँ कि भारतीय संविधान के उद्देश्य, तो समाजवाद क्या है कि तो जीवन को सुनिश्चित करना, बेहतर जीवन को सुनिश्चित करना, समतामूलक समाज की स्थापना करना, है ना। तो बेहतर जीवन क्या हमारा लक्ष्य है, बेहतर जीवन, बेहतर जीवन देना, ठीक है। उसके बाद समतामूलक समाज, समता समतामूलक समाज की स्थापना करना, तो बेहतर जीवन की स्थापना करना, ठीक है। समतामूलक समाज की स्थापना करना, और गरीबी और भुखमरी, है ना, इसको देख लो ऐसे कर सकते हो, गरीब भुखमरी जैसे चीज़ों को, है ना, भुखमरी और लोगों को, इसमें जो गरीबी और भुखमरी को अनदेखा ना किया जाए, ये हमारा समाजवाद का लक्ष्य है, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि उत्पादन वितरण विनियमन पर राज्य का नियंत्रण हो, उत्पादन विनियमन और वितरण, उत्पादन विनियमन पर वितरण, विनियमन पर राज्य का नियंत्रण हो, है ना, उत्पादन विनियमन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण हो, ये हमारा समाजवाद है। और भी इसमें कुछ बातें की गई तो हम ठीक है, और भी कुछ बातें की गई तो बात करते हैं इसके बारे में भी तुरंत। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि समाजवाद में कुछ है ना, फेबियन समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद, ठीक है। दो तरह का समाजवाद इंडिया में है, ये दो तरीका के मानने वाले थे। तो फेबियन समाजवाद जो कहता है कि फेबियन समाजवाद जो है ना, ये नेहरू जी फॉलो करते थे। इनका ये मानना था फेबियन समाजवाद का कि हम लोकतंत्र के साथ साथ हम उद्योग पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। जब उद्योग हम लगाएंगे तो इससे रोजगार मिलेगा, है ना, और रोजगार मिलेगा तो इससे गरीबी खत्म होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगी, गरीबी खत्म होगी। कहने का मतलब है कि फेबियन समाजवाद, है ना, जवाहरलाल नेहरू मानते थे और लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ उद्योग को भी ध्यान में रखकर चलना चाहते थे, और इससे क्या होता है, रोजगार मिलता और गरीबी खत्म होता, ठीक है। जबकि गांधीवादी समाजवादी मानते थे, है ना, कि उनका एक नीति शास्त्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते थे, है ना। नीति शास्त्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अर्थशास्त्र की नीति पर आधारित अर्थशास्त्र, है ना, मतलब इथिक्स कहते मॉरलिटी पर आधारित अर्थशास्त्र। उनका ये मानना था कि इंसानों को आप आत्मनिर्भर बनाइए, ठीक है, क्या करिए, आत्मनिर्भर बनाइए। उनका जोर था स्वरोजगार पे, उनका जोर था लघु और कुटीर उद्योग पे, ठीक है। उनका कहाँ जोर था, तो उनका जोर था लघु और कुटीर उद्योग पे, ठीक है, इस टाइप का। अगर आर्टिकल की बात करें तो 14, 31 बी सी, है ना, 31 बी और सी, 39 सी, 41, 42, 43 और 43 सी, ठीक है। इस टाइप का आप आर्टिकल देख सकते हैं। जब हम मौलिक अधिकार या डीपीसी पढ़ेंगे तो ये सारा चर्चा होगा। ग्रामीण संसाधन का यूज करें, बोले तर्कपूर्वक यूज करें, और ये गरीबों के परिप्रेक्ष्य में यूज करें, ग्रामीणों के परिप्रेक्ष्य में करें, और ग्रामीण संसाधनों का, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है भारत में जो है उदारवादी, है ना, भारत में उदारवादी। अब देखो भारत में जो है उदारवादी लोग समाजवाद है। भारत में कौन सा समाजवाद है, उदारवादी समाजवाद है ना, जो समाजवाद का संबंध कल्याणकारी राष्ट्र से मानता है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य
या राज्य का रक्षक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया विधिक निगम में 1946 और 2000 में जीवी पंत विश्वविद्यालय के केस में उन्होंने बोला था कि समाजवाद आप स्थापित करिए और इसे गरीबी उन्मूलन के माध्यम से है ना, आप समतामूलक समाज की स्थापना करिए, यही समाजवाद का हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो एयर इंडिया विधिक निगम 1946 है ना, और 2000 में जीवी पंत विश्वविद्यालय के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि काम करिए, आप समाजवाद स्थापित करिए, है ना, और समाजवाद स्थापित करने के साथ आप गरीबों के उन्मूलन पर ध्यान दीजिए, और इससे अब समतामूलक समाज की स्थापना हो जाएगा, और यही हमारा भी लक्ष्य है। अब 42वें संविधान संशोधन में एक समाजवाद का टर्म्स जोड़ा गया है ना, एक समाजवाद का टर्म जोड़ा गया है। इस समाजवाद में हम थोड़ा सा चीज़ों जोड़ा गया है। ठीक है, एक और चीज़ है साम्यवाद, एक होता है मार्क्सवाद। इन तीनों को देखते हैं। योग्यता के अनुसार भागीदारी, जिसकी जितनी योग्यता होगी उतनी उसको जॉब मिलेगी, उतनी अच्छी जॉब मिलेगी। हमारा समाजवाद इंडिया में है, परंतु आवश्यकता अनुसार प्राप्ति नहीं, कि आपको अगर 10 केजी की आवश्यकता है तो आपको जरूरी नहीं कि 10 केजी मिल जाएगा। ठीक है, आपकी योग्यता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आपको नहीं मिलेगा कि आपको 10 केजी की जरूरत है तो आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, और साम्यवाद में कहते हैं भैया कि योग्यता के अनुसार आपकी भागीदारी होगी, है ना, योग्यता के अनुसार भागीदारी होगी और प्राप्ति भागीदारी के अनुपात में होगी। ठीक है, मतलब जितना योग्यता है उतना आपको भागीदारी देना पड़ेगा, है ना, और प्राप्ति अनुपात में होगी कि सबको बराबर मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। इसका कहने का मतलब है कि समाजवाद का मतलब आप देखोगे कि ये मतलब इस समाज में किसी प्रकार कोई स्टेट होगा ओनली, है ना, किसी को कोई संपत्ति नहीं होगा। अब भागीदारी आपको पूरा योग्यता के अनुसार होगा कि जिस प्रकार आपकी योग्यता है उस अनुसार आपको भागीदारी निभाना पड़ेगा, और प्राप्ति जो आपको भागीदारी के अनुपात में होगी। ठीक है, इस टाइप का मार्क्सवाद ये कहता है कि देखिए वर्ग संघर्ष को हम अंत करेंगे। वर्ग संघर्ष की स्वीकृति कहती है कि वर्ग संघर्ष तो होना ही होना है भैया। ठीक है, और इससे पूंजीवाद का हम अंत करेंगे और आर्थिक संसाधनों पे श्रमिकों का अधिकार होने वाला है। तो मार्क्सवाद ये कहता है कि वर्ग संघर्ष को स्वीकार करता है मार्क्सवाद, है ना, और बोलता है पूंजीवादी, है ना, अंत होगा वर्ग संघर्ष से, और जो श्रमिकों का अधिकार जो नियंत्रण हो जाएगा संसाधनों पे। ठीक है, आर्थिक संसाधनों पे, ये हमारा मार्क्सवाद है। ध्यान से रखना कि समाजवाद में योग्यता के अनुसार भागीदारी होगी और आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति होगी। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति होगी। ठीक है, इस टाइप। अब आते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष में ये कहता है कि सर्वधर्म संभाव, हमारा जो देश है सर्वधर्म संभाव, सभी धर्म समान, इस चीज को फॉलो करते हैं, सर्वधर्म संभाव को। ठीक है, उसका जीवन दर्शन के एक रूप में शांति मानवता को स्थापित करना ही हमारा धर्मनिरपेक्षता का प्रमुख लक्ष्य है। वैचारिक लचीलापन को स्थापित करना ही हमारा संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जीवन दर्शन हमारा क्या है, शांति मानवता स्थापित करना और वैचारिक लचीलापन, मतलब कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है ना। लिंग असमानता और धार्मिक निरंकुशता से हम और जातिगत असमानता का विरोध करेंगे, है ना। लिंग असमानता, जो लिंग के खिलाफ मतलब उनके लिए असमानता रखते हैं। ठीक है, और धार्मिक निरंकुशवाद और जातिगत असमानता। ठीक है, उसके बाद धार्मिक निरंकुशवाद और लिंग समानता को हम विरोध करेंगे, और अंतर्धार्मिक, है ना, अंतर्धार्मिक और अंतराधार्मिक को हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, है ना, और ना विरोध करेगा राज्य इस धर्म का, और ना उसको किसी धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए। सामाजिक न्याय हेतु, है ना, धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप अलाउड है, राज्य है ना, सामाजिक न्याय हेतु धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, हस्तक्षेप कर सकता है ना, और इसके लिए योजना भी बना सकता है, संचालन के लिए योजना बना सकता है। ठीक है, इस टाइप का केस में एसआर बोमाई बनाम भारत संघ 1994 ये बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि धर्मनिरपेक्ष संविधान की मूल भावना है। धर्मनिरपेक्षता, है ना, संविधान की मूल भावना है। दूसरा बोला गया कि बाल पार्टी वर्सेस भारत संघ 2004 में बोला गया है कि राज्य को कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं होगा, और 2022 में ये बोला गया है
2022 में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट धर्मनिरपेक्ष सुप्रीम कोर्ट बोला गया कि धर्मनिरपेक्ष हमारा अभी की 1946 में डेवलप की गई कोई शब्द नहीं है या कंसेप्ट नहीं है, ये हमारा प्राचीन धर्म है, ये प्राचीन मूल है हमारे इंडिया का। इस टाइप का सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया। अब आते हैं धर्मनिरपेक्षता की खतरे, मतलब धर्मनिरपेक्ष किस प्रकार खतरे पड़ता जा रहा है। तो पहला है कि अनुच्छेद 44 को की जो बदलती आस्था है ना, व्यवस्था, व्याख्या, इसकी व्याख्या बदलती जा रही है और इसमें अस्पष्टता कम होती जा रही है। ठीक है, 44वें संविधान, ठीक है, 44वें संविधान समान नागरिक संहिता में जो है बदलती व्याख्या और अस्पष्टता कम होती जा रही है। धर्म और राजनीतिक, धर्म जो है, धर्म में राजनीति का समावेश होता जा रहा है, धर्म में राजनीति का समावेश होता जा रहा है। पहला हमारा आता है कि अनुच्छेद 44 में क्या है कि इसकी व्याख्या, इसकी जो व्याख्या है वो कम होती जा रही है, व्याख्या अस्पष्टता होती जा रही है ना, इस टाइप का। उसी वजह से शिक्षा और लोकतांत्रिक संस्था में इसकी व्याख्या ही नहीं सही से है। शिक्षा और लोकतांत्रिक संस्था में देखेंगे तो धर्मनिरपेक्षता की सही व्याख्या ही नहीं मिलता, तो इस टाइप का धर्म खतरे में होता जा रहा है। नेक्स्ट है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, देखो पश्चिमी धर्म, भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, जबकि आप पश्चिम देखोगे अलगाव और नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता मिलेगा। ठीक है, दूसरा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि धर्म पृथक्करण का सिद्धांत है यूरोप में या पश्चिमी ईस्ट में कि धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, बिल्कुल पृथक है, अलग अलग है, जबकि इंडिया में राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है। नीति शास्त्रीय नैतिकता है और इंडिया में नीति शास्त्रीय नैतिकता है, नीति के आधार पर नैतिकता के नहीं, सभी धर्मों को हमें संभाव समान रूप से देखा जाना चाहिए, ये नीति शास्त्र सिखाता है। जबकि वहाँ पर कानूनी पहलू है, कानून के आधार पर अधिकार, कानून के आधार पर वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता या धर्म को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, उसके हस्तक्षेप कर सकता है और हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ पर देखो इंडिया में हस्तक्षेप कर सकता है, बस मतलब अगर जरूरत पड़े तो, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे देखें सामाजिक न्याय है तो हम हस्तक्षेप भी कर सकते हैं और वहाँ जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता यूरोप में। ठीक है, उसके बहुअल्पसंख्यक मतलब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की जो सहयोग और संरक्षण की बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता, बहुसंख्यक धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्षता को हम संरक्षण और सहयोग की बात करते हैं, जबकि यूरोप में कोई प्रावधान नहीं है, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं सांस्कृतिक बहुलतावाद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है इंडिया में। सांस्कृतिक बहुलतावाद है ना, इसके प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है कि हमारे देश में अलग अलग संस्कृति है, उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं, जिसको को बोलते हैं सांस्कृतिक बहुलतावाद। ठीक है, चलिए धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत सारा धर्मनिरपेक्षता के बाद हम देखेंगे गणतंत्र और चीज़ें देखेंगे, संस्थागत चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट ले लो।